So hello everyone, welcome to my channel CS Legal World. So today we are doing the revision of this chapter, which is shareholder democracy of RCDA for CS professional student within next 15 minutes. So let's get started without wasting our time. What is shareholder democracy? उस पर कमेंट करना है कि shareholder democracy का मतलब क्या होता है. तो पहली बात तो democracy का मतलब ये होता है rule of the people, by the people, for the people. Similarly shareholder democracy का मतलब होता है rule of the shareholder, by the shareholder and for the shareholder. Companies Act 2013 का जो पावर है वो दो सेगमेंट में डिवाइडेड है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर दिया कि बोर्ड रेजोल्यूशन रख के ले लो, एंड शेयर होल्डर्स को डिवाइड किया है, शेयर होल्डर्स को भी दिया है जनरल मीटिंग रख के पावर ले लो. बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि समान अधिकार देना, इक्वल राइट्स देना. तो इक्वल राइट्स जब हम बात करते हैं कि कंपनी कैसे देगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एंड शेयर होल्डर्स को, तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के हिसाब से देगी. ठीक है. अब सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या राइट्स दिया है शेयर होल्डर्स को. ये इतना छोटा सा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बट देख लेते हैं. राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन है शेयर होल्डर्स को, अप्रूवल करने का राइट है, अपॉइंट एंड रिमूव डायरेक्टर्स को अपॉइंट एंड रिमूव करने का राइट है, और ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का राइट है. रिक्विजिशन ऑफ मीटिंग, राइट टू रिक्विजन अ मीटिंग कि हम लोग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखना है, ये वो. राइट टू वोट भी है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी मिलेगी अगर 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स है कंपनी में. ग्रीवेंस रिड्रेसल का राइट है, लिस्टेड कंपनी तो स्कोर्स पे ग्रीवेंस रिड्रेसल का राइट है. प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का भी राइट दिया गया है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को. क्लास एक्शन शूट कर सकते हैं, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन. सो बेसिकली सेक्शन 179 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है उसने जनरल पावर दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. उस जनरल पावर के हिसाब से उनको वो काम करना है जो कंपनी के अंदर ऑथोराइज्ड है वो लोग करने के लिए, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से. देन अगेन इट सेज कि उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट भी किया है. किसने रिस्ट्रिक्ट किया बेटा? किसने रिस्ट्रिक्ट किया है? रिस्ट्रिक्ट किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर को. किसने? जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया है सेक्शन 179 ने ही, कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होंगी जो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे, एसआर पास करके या ओआर पास करके. अब ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जो जनरल मीटिंग में ट्रांजैक्ट होते हैं, बेसिकली वो बताने की कोशिश करना है यहाँ पे. तो उसमें सबसे पहले दे दिया है एओए एमओए, ऑल्टरेशन करना है एमओए एओए का तो वो, फिर एफपीओ लाना है तो वो, फिर ट्रांसफ़र ऑफ पोर्शन अगर अनकॉल्ड कैपिटल है और उसको आपको रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है टू बी देखना, ट्रांसफ़र ऑफ अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू रिजर्व कैपिटल टू बी कॉल्ड अप अर्ली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, उसके लिए आपको एसआर पास करना है. रिडक्शन करना है शेयर कैपिटल में, उसके लिए करना है. शिफ्ट करना है रजिस्टर्ड ऑफिस एज पर सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो भी करना है. अगर आपको ऐसी प्लेस डिसाइड करना है जहाँ पे अपने बुक्स मेंटेन कर सको रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा, तो भी पास करना है. ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, तो भी. फिर है अप्रोच करना है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इसके लिए भी एसआर चाहिए. आरपीटी के लिए चाहिए. पेमेंट ऑफ मोर देन 1% ऑफ नेट प्रॉफिट टू एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर एज अ रेम्यूनरेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट एज अ रेम्यूनरेशन और अ कमीशन. पेमेंट ऑफ कमीशन अगर आप 1% से ज़्यादा दे रहे हो इनको, तो आपको एसआर पास करने की ज़रूरत है. आपको लोन देना है या फिर गारंटी देना है, उसके लिए करना है. बोरो करना है मनी, तो लोन देना है तो बोरो करना है मनी, तो अपॉइंट करना है डायरेक्टर्स को. इंक्रीज या रिड्यूस करना है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, लिमिट्स ले डाउन इन एओए के हिसाब से. कैंसिल रिडीम करना है डिबेंचर्स. मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड्स नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द कंपनी, डोनेशन अगर आप करें तो. डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव सर्टेन ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द शेयर होल्डर. कोर्ट्स हैव डिटरमाइंड टू ब्रॉड ड्यूटीज, मतलब डायरेक्टर्स का भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार कंपनी में. यहाँ पे पढ़ रहे अपन दैट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव सर्टेन ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द शेयर होल्डर. और कोर्ट जो है उसने डिटरमाइन किया है टू ब्रॉड ड्यूटीज़. पहला है कि आप अटमोस्ट केयर रखो ना अपने स्किल में, जो आप मैनेज कर रहे हो ना अफेयर्स ऑफ द कंपनी, उसमें अटमोस्ट केयर रखो, और एल्स आप लाइबल हो गए डैमेजेस के लिए. सेकंड बोला है फिड्यूशियरी ड्यूटी टू एक्ट बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, नॉट टू एक्सचेंज पावर ऑफ कोलैटरल बेनिफिट, नॉट टू, मतलब आप अपनी पोजीशन का फ़ायदा मत लो. आप डायरेक्टर हो तो अपनी पोजीशन का फ़ायदा मत लो, ये बताने की कोशिश की गई है. उसके बाद यहाँ पर बोला गया, देख रहा है ये अगर क्वेश्चन आता है शेयर होल्डर डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे ये इतना जो एक्सप्लेन किया था मैंने वो कर देना, और साथ में ये लिख के आ जाना, इसमें से कुछ 5-6 बुलेट पॉइंट डाल देना, तो उसमें बता देना कि ऐसे सिमिलर राइट दिया जाता है दोनों को. उसके बाद देखना क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी में डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है बेटा? गवर्नमेंट कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना होता है तो गवर्नमेंट ही करता है. लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनमें जो डायरेक्टर्स वगैरह उनको अपॉइंट किया जाता है, तो वो बेसिकली कैसे अपॉइंट किया जाता है,
नॉर्मली कैसे अपॉइंट किया जाता है बेटा डायरेक्टर्स को? ऑब्वियसली शेयर होल्डर ही करते हैं, लेकिन इसमें ये बोला गया कि शेयर होल्डर डेमोक्रेसी बेसिकली डिपेंड होता है कि वोटिंग पावर ऑफ शेयर होल्डर कितना है और कितना वो लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो घर होता है वो दूर होता है रजिस्टर्ड ऑफिस से, यहाँ पर दिया हुआ है। तो शेयर होल्डर के इतना टाइम नहीं होता है बेसिकली कि वो जाके उधर वोट कर सके, ना ही वो इतना एजुकेटेड होते हैं। ऑल्दो द कंसेप्ट ऑफ शेयर होल्डर डेमोक्रेसी हैज़ बीन एनश्राइंड इन द कंपनीज एक्ट, येट बिकॉज ऑफ द अफॉरमेंशन्ड डेफिशिएंसी एंड फ्लॉज इन जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर एज अ होल, इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मेनी कंपनीज इन इंडिया। इसलिए शेयर होल्डर डेमोक्रेसी नहीं दिख पाती है, क्योंकि शेयर होल्डर का जो वोटिंग करने का तरीका होता है वो हर शेयर होल्डर जाके उधर नहीं करता है। रजिस्टर्ड ऑफिस कन्याकुमारी में है और आप कश्मीर में हो, करोगे क्या जाके वोट उतना टिकट निकाल के? सो फॉर अचीविंग द शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, शेयर होल्डर हैव टू यूनाइट। अब अगर शेयर होल्डर्स को डेमोक्रेसी अचीव करना है तो शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं? यूनाइट हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज देमसेल्फ ऑन नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड गेट देयर एसोसिएट रजिस्टर्ड विद सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और एनी अदर एप्लीकेबल statute so that their voice is also heard और उनका जो इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड हो सके, so that these association can attend the annual general meetings of all the company and make sure that the directors elected to company board reflect a fair representation। तो बेसिकली यही है कि अगर आपको अपनी डेमोक्रेसी का यूज़ करना है तो रजिस्टर हो जाओ, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या कोई सिमिलर ऐसा कुछ होगा तो वो लोग आपके बिहाफ में जनरल मीटिंग को AGM को अटेंड करेंगे और फेयरली डिसीजन लेंगे। ऑल राइट, उसके बाद है शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म क्या होता है। बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, ये लाइन आ सकती है, आपको पूछेगा क्वेश्चन फिर। शेयर होल्डर एक्टिविज्म एम्पावर्ड द माइनॉरिटी शेयर होल्डर which in turn have protected them and empowered them to present their viewpoints to the board of directors and more actively protect their interest। ये बोला कि शेयर होल्डर एक्टिविज्म जो है वो एम्पावर करता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कि अपना शील्ड प्रोटेक्ट कर सके वो लोग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने व्यू ऑफ पॉइंट बता पाए थ्रू वोटिंग। तो वो कैसे होगा? शेयर होल्डर एक्टिविज्म क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। अब शेयर होल्डर अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करते तो ऑब्वियसली माइनॉरिटी कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड कैन वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक नॉर्म्स, राइट। तो सेक्शन 108 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 बोल रहा है, रीड विद रूल 20 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 2014 that these particular section 108 empowers central government to prescribe class of companies which a member may exercise his right to vote by electronic means। शेयर होल्डर जो है वो रिसाइड करता है बेसिकली फार फ्लंग एरियाज में, इससे पॉसिबल नहीं हो पाता। सेबी ने भी अपने रेगुलेशन 44 ऑफ सेबी लोडर के हिसाब से कहा था दैट लिस्टेड एंटिटी शेल प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ रिमोट ई वोटिंग टू इट्स शेयर होल्डर्स। फर्दर सबमिट करना है स्टॉक एक्सचेंज को, उनका कंक्लूजन क्या है जनरल मीटिंग का, वो विद इन 48 आवर्स स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना है। तो बेसिकली रेगुलेशन 44 ऑफ सेबी लोडर ने भी कहा था कि रिमोट ई वोटिंग आपको देना होगा शेयर होल्डर्स को। देन व्हाट इज नेक्स्ट? अप्रूवल ऑफ RPT, नाउ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बाय शेयर होल्डर्स। तो सेक्शन 188(1) में आता है वो। तो बेसिकली उसका बोलने का मतलब ये होता है दैट कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट मत करो इन केस कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए वो रूल्स में बताया गया है। तो इतने आप RPTs मत करो। अब ऐसे कौन से बेसिकली एजेंडा है बोर्ड मीटिंग के जो कि रेजोल्यूशन इज प्रपोज टू बी मूव्ड शेल डिस्क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ कि आप RPT के लिए बेसिकली बोर्ड मीटिंग रखोगे। जब आप बोर्ड मीटिंग रखोगे तो आपका एजेंडा भी होगा, एजेंडा होगा तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। आई होप you are making it, we are making it clear, not you, we are making it clear, right? सो ये सब तो पर्टिकुलर्स हमको पता है, नेम बता दो, नेचर ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता दो, मटेरियल आइटम्स बता दो और प्राइस आपने कौन से बेसिस पे डिटरमाइन किया है वो सब बता दो। फिर फैक्टर्स जो लेने चाहिए थे रेलेवेंट कंसिडर्ड वाइल मेकिंग दिस, वो आपने लिए थे या नहीं, वैसे सब। रूल 15(1) ये बोला था। रूल 15(2) ऑफ व्हाट? मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो तो मीटिंग में प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है आपको। और रूल 15(3) ये बोलने की कोशिश कर रहा है दैट एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी बाय रेजोल्यूशन कंपनी शैल नॉट एंटर इनटू ट्रांजैक्शन और वेदर द ट्रांजैक्शन इज टू बी एंटर्ड इनटू। मतलब कंपनी को ऐसे ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करना है अगर जो ट्रांजैक्शन है दैट इज रिलेटेड टू सेल परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब या तो आप सेल परचेज कर रहे हो गुड्स या फिर मटेरियल का जो कि 10% और मोर ऑफ टर्नओवर है, अगर इससे ज़्यादा का है तो आप विदाउट रेजोल्यूशन पास किए नहीं जा सकते हो। समझ रहा है? इसको कहते हैं शेयर होल्डर डेमोक्रेसी। डिड यू गेट मी? इसको कहते हैं शेयर होल्डर डेमोक्रेसी। भाई साहब आप जो है
आप राइट दे रहे हो बराबर का कि चल भाई 10% तक बोर्ड वाला तू ले ले, 10% और उसके ऊपर करोगे ना तो आपको किसको बुलाना, आपको किसका अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, किसका अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, किसका किसका किसका, शेयर होल्डर्स का ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाट दैट इज बीन गिवन हियर ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट दे से कि सेल कर रहे हो या फिर बाय कर रहे हो प्रॉपर्टी तो 10% ऑफ नेटवर्थ लगेगा। देखना बाकी सब में टर्नओवर है, 10% और मोर ऑफ टर्नओवर, इसमें खाली नेटवर्थ है, प्रॉपर्टी की बात जब होगी। अगर आप प्रॉपर्टी सेल और बाय कर रहे हो तो 10% ऑफ नेटवर्थ ले लेंगे। अगर आप लीज कर रहे हो तो 10% ऑफ द मोर ऑफ द टर्नओवर। यहाँ पे भी अगर आप रेंडरिंग कर रहे हो सर्विसेज का तो 10% ऑफ मोर ऑफ द टर्नओवर, मतलब गुड सर्विसेज और लीज वाले में आ गया टर्नओवर और इसमें आ जाएगा नेटवर्थ, ठीक है। फिर है यहाँ पे द बेसिक प्रिंसिपल, आई होप इट्स रियली विजिबल टू यू ऑल, ठीक है। नाउ दैट says that the basic principle what do we say, that the basic principle relating to administration of the affairs of the company is that the will of the majority prevails or majority is supreme except the power vested in board of directors। मतलब बेसिक प्रिंसिपल ये कि भाई मेजोरिटी तो प्रिवेल करेगी, आपको जो करना है कर लो। तो बेसिकली यहाँ पे केस देखना है, एक एडवर्ड वर्सेस हलीवल। इसमें क्या हुआ था कि जब एक्ट को स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए तो सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है, राइट। सेकेंड जो केस हुआ था नॉर्थ वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी वर्सेस ब्यूटी, इसमें ये हुआ था दैट कंपनी जो है कैन नॉट लीगली ऑथराइज और रेटिफाई एनी एक्ट विच बीइंग आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द एमओए एंड एओए, कि एमओए और एओए के बाहर कोई एक्टिविटी है और कंपनी के जो मेंबर्स है वो बोल रहे हैं चलेगा हमने अप्रूव कर दिया, तो वैसा तो नहीं होगा, राइट। फिर एशबरी के केस में ये हुआ था दैट अ कंपनी कैन नॉट लीगली ऑथराइज। अच्छा ये एशबरी का ही केस था, ये किसका केस था बेटा, एशबरी का ही केस था जो मैंने आपको बताया, एशबरी वर्सेस रिची। और ये वाला तो जो था नॉर्थ वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी वर्सेस ब्यूटी, इसका ये था रिजोल्यूशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ शेयर पास एट ड्यूली कन्वेल्ड हेल्ड जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी बाइंडिंग अपॉन द मेजॉरिटी एंड कंसिक्वेंटली अपॉन द कंपनी, कि एक बार जो डिसीजन पास कर दिया जनरल मीटिंग में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, दैट्स बाइंडिंग ऑन मेंबर्स एज वेल एज ऑन द बाइंडिंग ऑन माइनॉरिटी एज वेल एज ऑन द कंपनी। फिर एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ आता है ICICI लिमिटेड वर्सेस पराश्रमपुरिया सिंथेटिक्स लिमिटेड। द कोर्ट हेल्ड दैट कि कोई मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ फॉस वर्सेस हार बॉटल आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इंडिया का जो कंडीशन है वो अलग है। इंडिया का जो कॉर्पोरेट रियलिटीज़ है वुड बी इम्प्रॉपर एंड इज लीडिंग द प्रिंसिपल इन द कंट्रीज ऑफ इट्स ओरिजिन ओज इट्स जेनेसिस टू द एस्टैब्लिश फैक्चुअल फाउंडेशन ऑफ द शेयरहोल्डर पावर एंड मेजॉरिटी शेयरहोल्डर पावर। बट इंडिया में ऐसा कंडीशन, इंडिया का जो कंडीशन है वो वेरी करता है, तो उसका मैकेनिकल एंड बोटॉनिकल फैक्ट आप यहाँ पे नहीं चिपका सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस क्या होता है, यहाँ पर देखना कि कंपनी लॉ जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर व्हेन दे राइट्स आर टैम्पर्ड बाय द मेजॉरिटी। लेकिन एक बात बताना, द कोर्ट विल नॉट यूजुअली इंटरविन्स ना, the court will not usually intervene at the instance of shareholder in the matter of internal administration and will not interfere with the management of a company by its directors so long they are acting within the powers conferred on them under the articles of the company. In other words, the articles are the protective shield for the majority shareholder। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि articles are the protective shield for the majority shareholders। कमेंट करो उस पर अब। तो ये भाई आर्टिकल है ना मेजॉरिटी शील्ड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर। क्यों है प्रोटेक्टिव शील्ड, क्योंकि until and unless you're doing anything illegal, anything improper, then only the minority can also claim on you। इसका तो मतलब ये हो गया कि अगर कंपनी को डिसीजन लेना है तो लेंगे तो मेजॉरिटी, माइनॉरिटी तो आके लेगी नहीं। अगर ऐसे तो हर बार माइनॉरिटी फिर केस कर देगी, ऐसे तो कंपनी का काम ही आगे नहीं बढ़ेगा। तो कंपनी में डिसीजन तो वही प्रिवेल होंगे ना जो मेजॉरिटी बोलेगी। तो इन अदर वर्ड जो आर्टिकल के हिसाब से भी सही है, मेजॉरिटी बोलेगी और जो कंपनी के विद इन पावर है वो। इन अदर वर्ड्स ये आर्टिकल आर द प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द मेजॉरिटी, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बाय इज लेड डाउन इन द सेलिब्रिटी। ये कौन सा केस लो की बात हो रही है, ये केस हुआ था फॉस वर्सेस हॉर्बोटल में कि नॉन प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कि अनटिल अनलेस आप इसमें अच्छे से काम कर रहे हो आर्टिकल में तो आपको क्यों कोई इंटरफेरेंस करेगा, दैट इज़ व्हाट इट इज़ गिवन हो गया। फिर यहाँ पे केस दिया है उसका कि क्या हुआ था। तो बेसिकली दो लोग थे, कौन थे वो, फॉस एंड टर्टन। ये लोग ने एक्शन, ये लोग ने जाकर बोला था किसको,
कोर्ट को बोला था कि जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो लोग इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी जो है वो लोग कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो लोग कम दाम में बेच रहे हैं। सॉरी, इसमें प्रॉपर्टी की ऐसी बात नहीं हुई थी, इसमें ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोला। इसमें ये हुआ था कि दो शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने सबके बिहाफ में ये केस दाखिला किया था कि कंपनी के पास एक कोई भी क्वालिफाइड बोर्ड नहीं है और कंपनी जो है डायरेक्टर्स जो है दे हैड कॉज द कंपनी प्रॉपर्टी टू बी लॉस टू द कंपनी एंड ये सब था। तो इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट एक्शन कुड नॉट बी ब्रॉट बाय द माइनॉरिटी शेयर होल्डर ऑल्दो देयर वॉज नथिंग टू प्रिवेंट द कंपनी इटसेल्फ इफेक्टिंग थ्रू द मेजॉरिटी ऑफ इट शेयर होल्डर। ये कंपनी कोई बच्चा तो है नहीं, ठीक है, कंपनी कोई बच्चा है क्या 14 साल का? नहीं। अब कंपनी जो है वो डिसीजन खुद ले रहा है किससे, थ्रू द मेजॉरिटी ऑफ देयर शेयर होल्डर bringing action. The wrong done to the company was not which would be ratified by the majority of members, right? So the company that is the majority is the proper plaintiff for wrong done to the company, so that majority of members are competent to decide whether to commence proceeding against the director or not. सो बेसिकली ये था पूरा केस यहाँ पे फॉस वर्सेस हॉर्बोटल का। तो इसमें सिंपल से ये बात बोलने की कोशिश की गई, कंपनी कोई बच्चा नहीं है, कंपनी में अगर कंपनी भी जो चल रहा है वो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर के हिसाब से चल रहा है, तो अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर को लगता है कि कुछ गलत है तो दे कैन ऑल्सो, मतलब कंपनी कैन ब्रिंग एन एक्शन ऑन इट ना, आपको अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखना यहाँ पे क्या था ये, राजा मुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्सेस नागेश्वरा राय। द कोर्ट विल नॉट इन जनरल इंटरवीन, सेम है, ये सेम है इसका और इसका कंक्लूजन सेम है, खाली नाम अलग अलग है। फिर है ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है विच इज़ पॉलीदास वर्सेस जेंसन। इसमें क्या हो गया था, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने डैमेज मांगा था अगेंस्ट 3 डायरेक्टर्स जिन्होंने क्या किया था, नेग्लिजेंट इन सेलिंग अ माइन ओन्ड बाय द कंपनी फॉर दिस मच डॉलर और यान, वेयर इज इट्स रियल वैल्यू वॉज पाउंड कितना 10 जितना भी है पाउंड 1 लाख की जगह पे वो लोग ने 82,000 पाउंड में बेचा था। तो इट वाज ओपन टू द कंपनी ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ने वोट दिया था ना भाई, तभी तो बिका है ना। तो डायरेक्टर्स का नेग्लिजेंस इधर मैं आप उसको हेल्ड नहीं कर सकते। इसमें क्या बोला था देखना, इट वॉज ओपन टू द कंपनी ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर टू सेल अ माइन एट अ प्राइस डिसाइडेड बाय द कंपनी इन दैट मैनर एंड इट वॉज ओपन टू द कंपनी बाय अ वोट ऑफ मेजॉरिटी टू डिसाइड दैट इफ द डायरेक्टर्स बाय देयर नेग्लिजेंस और एरर ऑफ जजमेंट हैज सोल्ड द कंपनीज माइन एंड एट एन अंडर वैल्यूड प्रोसीडिंग। सो आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर इसमें उठ के नहीं आ सकता। फिर है एडवर्ड वर्सेस हॉलीवर्ल्ड, इसमें भी फॉस वर्सेस हॉर्बोटल का रूल देखने के लिए मिला था। सो अप्रॉक्स इसमें देखना क्या हुआ था। सो सिंपल इसमें से ये था कि जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स हाँ बोल रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड, दैट इज़ व्हाट द कंक्लूजन इज इन हियर। फिर जस्टिफिकेशन एंड एडवांटेज ऑफ द रूल फॉस वर्सेस हॉर्बोटल का क्या बेसिकली एडवांटेज था। जस्टिफिकेशन इज दैट द विल ऑफ द मेजॉरिटी प्रिवेल्स, ये जस्टिफिकेशन है फॉस वर्सेस हॉर्बोटल केस का कि विल ऑफ द मेजॉरिटी वुड प्रिवेल। मोरओवर अ कंपनी इज अ पर्सन एट लॉ सो द एक्शन वेस्टेड इन इट कैन नॉट बी ब्रॉट बाय अ सिंगल शेयर होल्डर। अगर ऐसा सिंगल शेयर होल्डर जो है वो सब कंपनी पे केस वेस्ट करता रहा तो फिर जितने शेयर होल्डर्स है उतने केस होते जाएंगे कंपनी में, जो कि लिटिगेशन वेस्ट ऑफ टाइम एवरीवेयर। सो बेसिकली ये ग्रे वर्सेस लेविस में हुआ था that company is a person at law, the action is vested in it and it cannot be brought by a single shareholder, where there is a corporate body capable of filing a suit for itself to recover property either from its director, officer or any other person as the case may be. So अब क्या है देखना, justification advantages of the rule in Foss versus Hot-Bottle कि अब ये बताना है कि Foss versus Hot-Bottle केस जो है उसके advantages क्या क्या है। तो रिकॉग्निशन ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी से ये समझ में आता है कि कंपनी एक सिंगल पर्सनालिटी है, एक सेपरेट लीगल पर्सनालिटी है। फिर है प्रिजर्व राइट ऑफ मेजॉरिटी टू डिसाइड, द प्रिंसिपल इन फॉस वर्सेस हॉस्पिटल प्रिजर्व द राइट ऑफ मेजॉरिटी टू डिसाइड ना। मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूजलेस सूट्स अवॉइडेड, मैंने अभी कहा कि अगर हर ऐसे करते तो हर शेयर होल्डर्स हर केस कर देता,
तो बहुत सारे केसेस को अवॉइड कर लिया है, क्योंकि अगर ये केस, ये फॉस वर्सेस ऑर्बिटल का रूल नहीं लगेगा तो एक सिंगल शेयर होल्डर भी उठ के आएगा और केस कर देगा, तो वैसा नहीं चलने वाला है। लिटिगेशन एट सूट ऑफ माइनॉरिटी फुटाइल इफ मेजॉरिटी डज नॉट विश इट। क्या बोला मैंने? लिटिगेशन एट सूट ऑफ माइनॉरिटी फुटाइल इफ मेजॉरिटी डज नॉट विश इट। तो मैकडूगल वर्सेस गार्डिनर के केस में क्या हुआ था देखना। The article empowered the chairman with the consent of the meeting to adjourn a meeting and had also provided for taking a poll। मतलब इसमें क्या हुआ था ये देखना कि आर्टिकल जो है वो एम्पावर्ड करता है चेयरमैन को विद द कंसेंट ऑफ मीटिंग टू एडजर्न अ मीटिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर टेकिंग अ पोल इफ डिमांडेड बाय द शेयर होल्डर। सो द एडजर्नमेंट वॉज मूव, ठीक है, एडजर्न हो गया था मीटिंग एंड डिक्लेयर्ड बाय द चेयरमैन टू बी कैरिड ऑन एट सम अदर डे। अब उन लोग ने, शेयर होल्डर्स ने पोल डिमांड किया और चेयरमैन ने मना कर दिया, तो शेयर होल्डर ब्रॉट एन एक्शन फॉर डिक्लेरेशन दैट द chairman's conducted was illegal, held the action could not be brought by the shareholder if the chairman was wrong, the company alone could sue। इसका क्या मतलब हुआ देखना कि इस केस में शेयर होल्डर्स क्यों आके रो रहा है, शेयर होल्डर्स क्यों रो रहे हैं कि पोल नहीं दिया, कंपनी बच्चा थोड़ी है, कंपनी भी तो सू कर सकता है ना। शेयर होल्डर्स को सू करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी बच्चा नहीं है, कंपनी सू करेगा वैसा। फिर अगेन एक केस है दिल्ली हाई कोर्ट इन ICICI वर्सेस परश्रमपुरिया सिंथेटिक लिमिटेड है, पहले भी किया था। हेल्थ दैट की ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ फॉस वर्सेस ऑर्बिटल आप लोग मत लगाओ इंडियन कॉर्पोरेट के लिए, क्योंकि वो इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर जो है इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं जो कि 80% ऑफ फाइनेंस वो लोग कर रहे हैं। और आप बोल रहे हो कि इट इज़ दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड एंटायर फंड्स कंटिन्यूसली, और आप बोल रहे हो दैट दे होल्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ शेयर्स। तो इस केस में तो फाइनेंस ही वो लोग कर रहे हैं भाई, भले ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ शेयर होल्ड करते हो। अगर आप उनको बाहर कर दोगे, उनको एक्सक्लूड कर दोगे, तो कहीं ना कहीं दैट वुड बी अनजस्ट एंड अनफेयर। सो दिस हैज़ बीन टॉट इन विच केस, विच इज़ ICICI वर्सेस परश्रमपुरिया सिंथेटिक लिमिटेड। फिर यहाँ एक्सेप्शन टू द रूल इन फॉस वर्सेस ऑर्बिटल। 22 मिनट्स हो गए, 15 मिनट्स का सोचा था, कोई नहीं, आप लोग 2x की स्पीड पे देख लेना, 15 मिनट्स हो जाएगा उतने में। 30 मिनट जो है 2x की स्पीड पे देखोगे 15 मिनट में हो जाएगा। कोशिश तो की थी जल्दी कराने की, बट ठीक है। एक्सेप्शन टू द रूल इन फॉस वर्सेस ऑर्बिटल क्या है कि अल्ट्रा वायरस कर रहे हो, स्पेशल मेजॉरिटी नीडेड है, पर्सनल राइट्स आर इन्फ्रिंज, फ्रॉड वगैरह कर रहे हो आप लोग, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ जाता है। ये एक्सेप्शन जो है, जो इतने दिए 10-15 एक्सेप्शन सिर्फ उतने ही नहीं है, और भी हो सकते हैं, वो केस टू केस ऑफकोर्स निकाला जाता है कोर्ट के द्वारा। अब ये बोल रहा है दैट केसेस एन इंडिविजुअल मेंबर में सू फॉर डिक्लेरेशन। ये जो केसेस है ना, एक्सेप्शंस है ना फॉस वर्सेस ऑर्बिटल में, फॉस वर्सेस ऑर्बिटल में ये बोला है कि कंपनी भी बच्ची नहीं, कंपनी सू कर सकती है, आप लोग को आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन है फॉस वर्सेस ऑर्बिटल का, जिसमें ये बोला है कि इंडिविजुअल मेंबर में सू फॉर डिक्लेरेशन ऑल्सो rather than company, मतलब individual member can also sue for the what declaration that the resolution complained of is void for injunction to restrain the company from doing particular thing। So ultra vires act में क्या होता है, सबको पता है, that majority of shareholder have no right to confirm an illegal act, right, जो ऑब्जेक्ट में ही नहीं है। भारत इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस कन्हैया लाल में क्या हुआ था, प्लांटिव जो था वो शेयर होल्डर था भारत इंश्योरेंस कंपनी का, और उसका ऑब्जेक्ट था कंपनी का टू एडवांस मनी एट इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ लैंड, हाउस, मशीन एंड अदर प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। द प्लांटिव कंप्लेन दैट सेवरल इन्वेस्टमेंट हैड बीन मेड by the company without adequate security and contrary to the provision of memorandum। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया इन ऑल मैटर्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट दैट द कंपनी इटसेल्फ इज द बेस्ट जज ऑफ अफेयर्स एंड द कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर, बट एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी इज नॉट मैटर ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट ऑल्सो। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स ऑफ द कंपनी a सिंगल मेंबर कैन मेंटेन अ सूट। तो ऐसे सब केस होता है, अल्ट्रा वायरस वगैरह कुछ हो रहा है तो सिंगल मेंबर कैन ऑल्सो मेंटेन अ सूट, ठीक है, यहाँ तक समझा। फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी हो रहा है, मैनियर वर्सेस हुपर्स टेलीग्राफ वर्क्स। इसमें क्या हुआ था देखना,
कि ए के जो शेयर होल्डर्स थे वो बी के भी शेयर होल्डर्स थे, ए के जो मेंबर थे वो बी के भी मेंबर्स थे। आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो जो ए के मेंबर्स थे वो बी कंपनी के भी शेयर होल्डर्स थे दोनों से। तो ए के मीटिंग में कुछ फैसला ऐसा लिया गया जो बी के शेयर होल्डर्स के, मतलब समझ रहे हो कि ए और बी के शेयर होल्डर सेम थे, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना था। तो ऐसा कुछ रेजोल्यूशन उन लोग ने पास किया जो कॉम्प्रोमाइज़ किया इन एक्शन अगेंस्ट बी। तो उस केस में ये हो गया, माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने इसको हाईलाइट किया और ये माना गया कि इन सब ऐसे केसेस होता है तो एक सिंगल इंडिविजुअल भी केस कर सकता है, ये बताया गया इस केस में। वैसे फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी का कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। जनरल टेस्ट क्या होता है कि जो रूल पास किया गया था बाय मेजॉरिटी इज अ बोनाफाइड एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल और नॉट। फिर है रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल। अगर रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल है, ठीक है, रॉन्ग डूअर्स जो है जो गलत काम करे उनके हाथ में कंपनी है, उनका ही कंट्रोल चल रहा है, तो फिर शेयर होल्डर्स जो है या कंपनी जो है, कंपनी कैसे एक्शन लेगी उनके खिलाफ? कंपनी सू कैसे करेगी? कंपनी कैन नॉट सू ना। इन दैट केस आप शेयर होल्डर्स को राइट दो, एक सिंगल शेयर होल्डर्स भी ऐसे केस में सू कर सकता है। फिर ग्लास वर्सेस अटकिन में ये हुआ था दैट कंपनी वॉज कंट्रोल्ड इक्वली बाई 2 डिफेंडेंट्स एंड 2 प्लांटिफ। सो द प्लांटिफ ब्रॉट, अगर 2 प्लांटिफ है, 2 डिफेंडेंट है, मान लो 4 लोग हैं, 4 डायरेक्टर है, 2 फेवर में 2 ना बोल रहे हैं, तो डिसीजन कैसे होगा? सो द प्लांटिफ ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट डिफेंडेंट अलीगिंग दैट दे हैड फ्रॉडुलेंटली कन्वर्टेड द एसेट्स ऑफ द कंपनी फॉर देयर ओन प्राइवेट यूज। द कोर्ट ऑब्जर्व वाइल द जनरल प्रिंसिपल वॉज फॉर द कंपनी इटसेल्फ टू ब्रिंग एन एक्शन। लेकिन जहाँ पे इंटरेस्ट ही 2 डिफेंडेंट्स का है तो कंट्रोल आ गया उनके हाथ में, तो कंपनी खुद के ऊपर कैसे एक्शन ब्रिंग करेगी? दैट्स द मोटो। फिर रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल मेजॉरिटी बट इज पास बाय सिंपल मेजॉरिटी। अगर 75% चाहिए और आप 50% पास कर रहे हो तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। पर्सनल एक्शन, उसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऐसा नहीं कर सकते कि पर्सनल, देखना यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबरशिप राइट्स कैन नॉट बी इन्वेडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। इंडिविजुअल मेंबरशिप राइट मतलब ये हो रहा है कि लेट्स से डिविडेंड देना था सबको 20%, अब मेजॉरिटी ने डिसाइड कर दिया कि कन्हैया लाल को 20% मत दो, कन्हैया लाल को सिर्फ 5% दो, तो वो नहीं चलेगा ना, बिकॉज राइट ऑफ डिविडेंड ऑफ मिस्टर ए कैन नॉट बी इन्वेडेड बाय मेजॉरिटी सेइंग कि डोंट गिव लाइक दैट। तो पर्सनल एक्शंस को आप मेजॉरिटी से छुपा नहीं सकते हो, ठीक है। फिर क्या है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी में क्या हुआ था देखना कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर मे ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द कंपनी वेयर ऑल्दो देयर इज नो फ्रॉड देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय डायरेक्टर्स एंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर टू द डेट्रीमेंट ऑफ द कंपनी। अब इसमें क्या होता? माइनॉरिटी शेयर होल्डर मे ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द कंपनी वेयर ऑल्दो देयर इज नो फ्रॉड देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय डायरेक्टर्स मेजॉरिटी शेयर होल्डर टू द डेट्रीमेंट ऑफ द कंपनी। इसमें एक फेमस केस है डैनियल वर्सेज डैनियल्स। इसमें क्या हुआ था? इन द स्टेटमेंट ऑफ द क्लेम दे अलीग दैट द कंपनी the company on the instruction of 2 directors who are majority of shareholders also sold the company's land to one of the director। 2 कंपनी के डायरेक्टर्स थे। अब एक डायरेक्टर ने अपनी 2 डायरेक्टर थे, दोनों ने मेजॉरिटी से डिसीजन लेके एक डायरेक्टर की वाइफ को लैंड दे दिया 4,250 पाउंड में, वेरएज उसका फिर बाद में 4 साल के बाद वो उसने बेचा 1,20,000 पाउंड में। तो कहाँ 1,20,000, कहाँ 4,250। सो इस केस में एक शेयर होल्डर्स भी सू कर सकता है क्योंकि कंपनी नहीं कर सकती भाई अगर कंट्रोल में रहेगी तो। ऑल्दो देयर वाज नो फ्रॉड, तो यहाँ पे कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ था लेकिन ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो हुआ था ना। तो ऐसे केस में भी वो लोग कौन आ सकते बेटा? एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर भी अप्लाई कर सकता है इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। फिर यहाँ पर है ऑपरेशन प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट 241 से 246। तो यहाँ से इस तरह से अपना चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 1। अभी भी कुछ 30 सेकेंड्स बाकी है, तो एज आई सेड 30 मिनट्स में हो गया। 2 की स्पीड पे देखोगे तो 15 मिनट में हो जाएगा। हाफ अ सेकेंड बाकी है, इसमें मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगी कि हु एवर इज़ वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम गोना मेक सच simple videos, such revisional videos, so you can revise your chapter in a short frame of time with me, with your
whatever you can tell me, whatever you can say to me. Myself, my name is Roshni Tripathi, and you please subscribe to my channel and keep motivating me and keep motivating others. Thank you.